जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। दोस्तों, हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे, तो पॉलिटी की हमने जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी हम आपको एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ा रहे हैं। खुद नोट्स बना के आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरी करा दी थी। इसके अलावा हम आपको भारतीय संविधान के निर्माण में हमने आपको संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन इसमें क्या हुआ, कार्य प्रणाली क्या थी, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। अब इसी के अंतर्गत हम आज पढ़ा रहे हैं संविधान सभा की समितियां की कौन कौन सी जो समितियां बनी थी संविधान सभा का कार्य करने के लिए। इसके अलावा हम संविधान सभा की इसके अलावा एक मसौदे के लिए विशेषज्ञ समिति बनी थी, उसके बारे में बताएंगे। संविधान प्रभाव में कैसे आया, प्रारूप समिति के बारे में बताएंगे और संविधान का प्रवर्तन कैसे हुआ इसके बारे में हम आज बताएंगे। उसके आगे का जो रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये जो हम आपको क्लासेस पढ़ा रहे हैं ये आपके यूपीपीसीएस इवन यूपीएससी तक, बीपीएससी, एमपीएससी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो भी है सबके स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए और सब में जो भी जिसमें भी एग्जाम में जहाँ पर पॉलिटी आती होगी यानी राज्य व्यवस्था वाला सेक्शन आता होगा, ये जो क्लासेज हैं ये सबको कवर करेंगी। चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे, सबको ये कवर करेंगी। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आने वाले वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और जो भी तैयारी कर रहा हो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए और रिकमेंड कीजिए और शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट इसमें जो है प्रश्न इस पे बनते हैं, हमने इस तरीके से आपके पॉइंट्स वाइज बनाए हैं। इसके अलावा जो है हमने आपके लिए एक आज से और शुरू किया है कि जैसे हम आज संविधान सभा की समितियां वगैरह पढ़ा रहे हैं तो इससे संबंधित 10 क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, पहले ये वीडियो देखिए उसके बाद वो क्वेश्चन देखिएगा। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, टॉपिक के हिसाब से 10 क्वेश्चन डालते रहेंगे और फिर जब जैसे ये पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा भारतीय संविधान का निर्माण, तो 15 से 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे और पीसीएस वगैरह में प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे उसको हम वीडियो में ही करवाएंगे, जैसे हमने संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें कराया था। तो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप हमारे फेसबुक और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें भी हम आप पढ़ाई से संबंधित कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। यूट्यूब में आप इम्पोर्टेंट जो प्रश्न रहते हैं उनको हम शॉर्ट्स फॉर्म में यूट्यूब में, रील्स फॉर्म में हम इंस्टाग्राम, फेसबुक में डालते हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं, आप जल्दी उसमें भी डालना शुरू करेंगे। और दोस्तों, आप हमारे एमसीक्यू स्टडी नाम से एक फेसबुक ग्रुप है, उस पर भी जुड़ सकते हैं। उस पर भी आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। ये बताना ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है, आप जानते हैं, और एक बार जब ये ठीक से चलने लगेगा तो बार बार इतना कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान सभा की समितियां। तो जो भारतीय संविधान सभा की समितियां थी, तो संविधान सभा को चलाने के लिए कितनी समितियों की गठन किया गया। इसमें जो संविधान सभा को चलाने के लिए 8 बड़ी समितियां बनाई गई और लगभग 13 छोटी समितियों का गठन किया गया। कितनी 8 बड़ी समितियां बनी और 13 छोटी समितियों का गठन किया गया। कुछ जो बड़ी समितियां थी उनमें उप समितियां भी बनी हुई हैं। तो हम देखते हैं संविधान सभा की समिति। सबसे पहले प्रारूप समिति की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका कार्य था प्रारूप बनाना, संविधान का फॉर्मेशन, ड्राफ्ट तैयार करना। इसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। उसके बाद आता है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ये जो देखिए संघ वाला जो काम है अधिकतर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास रहा है। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। याद रखिएगा,
प्रश्न इस पे एक एक पॉइंट पे बनते हैं। मान लीजिए जैसे आपको दे दिया संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी और केएम मुंशी। तो आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की जो समितियां हैं दे दी। जैसे मान लीजिए ये पूछा कि किसमें से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, इनमें से किस समिति में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू की एक दे दी, ऑप्शन ए संघ शक्ति समिति, दूसरा ऑप्शन बी संघीय संविधान समिति, ऑप्शन सी राज्यों के लिए एक समिति बनी थी राज्यों के समझौता करने वाली, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सी वो करके दे दी। और डी दे दी प्रांतीय संविधान समिति जिसमें सरदार पटेल अध्यक्ष हैं। तो इसमें पूछा गया कि किसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे। तो हम बताएंगे प्रांतीय संविधान समिति में अध्यक्ष नहीं थे। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। तो अब देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल रहते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो बनी उसके ये क्या है, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनी इसे परामर्शदाता समिति कहते हैं। इसके भी अध्यक्ष कौन रहते हैं? सरदार पटेल इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। अब इस जो समिति है इसकी 5 उप समितियां रहती हैं, क्योंकि ये बड़ी समिति थी, कार्य करने के लिए ज्यादा लोग की जरूरत थी, तो 5 उप समितियां बनाई गई। लेकिन हमने उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उन दोनों को लिखा है। एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो याद रखिएगा हमने 2 ही यहाँ पे लिखी हैं उप समितियां, 5 में से हमें 2 इम्पोर्टेंट लगी, बार बार पूछी गई हैं, इसलिए हमने आपके लिए लिखी। एक समिति और याद रखिएगा, गोपीनाथ बारदोलई अध्यक्ष थे उसके। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलोई। इसे याद रखिएगा। आप क्या करिएगा, हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, आपके पास जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं हमसे, तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक हमारा वीडियो, आप वीडियो देखिए। उसके बाद आप जब अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आपको क्या करना है, आपको जाके अपनी एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसे पढ़ लेना है। जब आप हमारा वीडियो देखने के बाद एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर आपको घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं इसी टॉपिक के। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमने जो 10 क्वेश्चन डाले उन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। आपका ये जो है, और फिर टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहिए, आपको ये कभी नहीं भूलेगा और हर एग्जाम को कवर करेगा, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिए जो उप समिति थी उसमें मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे। इसके बाद हम आते हैं प्रक्रिया नियम संबंधी समिति और संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति मान लीजिए कि जो भी संविधान सभा वगैरह कैसे चलेगी, और संचालन समिति संचालन करने का काम भी नहीं करता क्योंकि ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा प्रक्रिया नियम संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष हैं इन दोनों के। इसके बाद राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति एक थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा संचालन समिति हमने आपको बता ही दी है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब कुछ छोटी समितियां रहती हैं, छोटी समितियों में कौन सी थी? सदन समिति, कार्य संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप बुक से आप देख लीजिएगा। जो बार बार पूछी गई हैं हमें इम्पोर्टेंट लगी, हमने उनको इसमें जगह दी है। तो सदन समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं? बी पट्टाभी सीतारामैया। कौन रहते हैं? बी पट्टाभी सीतारामैया रहते हैं सदन समिति के अध्यक्ष। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहते हैं?
डॉक्टर के एम मुंशी। संचालन समिति के अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष रहते हैं डॉक्टर के एम मुंशी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति एक रहती है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो झंडा से संबंधी समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल मिलाकर 4 समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन सी? एक प्रक्रिया नियम संबंधी समिति, दूसरी संचालन समिति, तीसरी राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति और चौथी वित्त एवं कर्मचारी समिति। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे। फिर आते हैं हम संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष रहते हैं जीवी मावलंकर। कौन रहते हैं? जीवी मावलंकर जी संविधान समिति के कार्यों के लिए अध्यक्ष रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति बनती है उसके अध्यक्ष हैं एस वरदाचारी। इसे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो बनती है उसके अध्यक्ष रहते हैं एस वरदाचारी। ये मान लीजिए कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें नोट ही किए हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो, नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। भाषाई प्रांत आयोग के लिए एक समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। कई बार पूछा गया है। भाषाई प्रांत आयोग समिति के अध्यक्ष थे एस के धर। इसके अलावा प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई थी। जो संविधान का प्रारूप है उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 और समिति देख लीजिए। एक है प्रेस दीर्घा समिति। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन। कौन है? उषा नाथ सेन प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य हैं। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। प्रेस जो है अखबार रिलीज करता है और अखबार सुबह सुबह आता है, यानी उषा काल में। अगले समिति देख लेते हैं, नागरिकता पर तदर्थ समिति। नागरिकता पर जो तदर्थ समिति है वो एस वरदाचारी इसके अध्यक्ष रहते हैं। कौन रहते हैं? एस वरदाचारी नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष रहते हैं। अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है प्रारूप समिति, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति जो है संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यानी महत्वपूर्ण। इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। इसका जो गठन होता है तो इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष मिलाकर इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। अब हम देख लेते हैं 7 सदस्यों के नाम क्या हैं, कौन कौन से 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर ये अध्यक्ष रहते हैं इस समिति के। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, जो आते हैं BL मित्र की जगह, इस्तीफा दे देते हैं BL मित्र स्वास्थ्य कारणों से, और TT कृष्णामाचारी। जो TT कृष्णामाचारी हैं वो DP खेतान की मृत्यु के बाद आते हैं 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे चलते हैं कि ये जो संविधान सभा की प्रारूप समिति रहती है, ये संविधान का जब प्रारूप तैयार कर देती है तब क्या रहता है, संविधान का जो पहला प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में, कब प्रस्तुत किया जाता है? फरवरी 1948 में संविधान सभा में पहली बार जो है प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? समिति की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद क्या करते हैं भाई, उसमें संशोधन भी होंगे, तो 8 माह का समय देते हैं कि जो भी प्रारूप पे है चर्चा कर लीजिए और जो भी संशोधन के लिए आपको प्रस्ताव देने हैं वो दे दीजिए। फिर दूसरा जो उसमें प्रारूप पे चर्चा हुई और संशोधन हुए, तो फिर दूसरा प्रारूप तैयार करके अक्टूबर 1948 में पेश किया जाता है। याद रखिए, पहला फरवरी 1948 में पेश किया गया, दूसरा अक्टूबर 1948 में पेश किया जाता है। फिर जो है अंतिम प्रारूप कब पेश किया जाता है? अंतिम प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 4 नवंबर 1948 को पेश किया जाता है, और इसी दिन संविधान जो है संविधान सभा में पहली बार पढ़ा जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि किस दिन संविधान सभा में पहली बार संविधान पढ़ा गया, तो हम बताएंगे 4 नवंबर 1948 को।
या आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाए कि जो है संविधान सभा में संविधान जो प्रारूप समिति ने अंतिम प्रारूप कब पेश किया, तो हम बताएंगे 4 नवंबर 1948 को, और इसी दिन संविधान पहली बार संविधान सभा में पढ़ा गया था। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर होना चाहिए, कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मतलब प्रश्न थोड़ी है, ये टॉपिक चल रहा है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया था। इसके दौरान उसकी प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई थी। याद रखिए, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में कितना समय लिया था? 6 माह से कम का समय लिया, और इस दौरान 141 बैठकें होती हैं। अब देख लेते हैं हम संविधान प्रभाव में कैसे आता है। हमने आपको बताया संविधान प्रभाव में कैसे आता है, ये देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था, और इस संविधान जो है पहली बार संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को ही पढ़ा गया। अब जो है इस पर संविधान पर पहली चर्चा कब से कब तक होती है? 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, 5 दिनों तक इसमें पहली चर्चा चलती है। इस संविधान पर प्रारूप तो डिसाइड हो गया, अब संविधान की बात यहाँ चल रही है। फिर संविधान पर जो दूसरी चर्चा चलती है वो चलती है 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर 1948। इस दौरान 7,653 जो है संशोधन आए थे, लेकिन 2,473 ही पर चर्चा हुई थी। फिर हम तीसरे पर चलते हैं। संविधान पर जो तीसरी चर्चा है वो है 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 संविधान के प्रारूप पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है फाइनल रूप से। और क्या रहता है? 4 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से ये तीसरी बार इसमें विचार या चर्चा करनी जो प्रारंभ होती है संविधान पर, उसमें ये 26 नवंबर 1949 तक चलती है। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम से प्रस्ताव पेश करते हैं, और संविधान के प्रारूप पर ये जो प्रस्ताव है जो डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था वो पारित कर दिया जाता है। जब पारित कर दिया जाता है तो इस प्रस्ताव के पारित होने पर इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। तो जो है कुल हमने आपको बताया था जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तो 389 से घटकर 299 रह जाती हैं सीटें। तो कुल 299 सदस्यों में से उस दिन मात्र 284 ही उपस्थित थे, और उन्हीं 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर करते हैं। इस पर जब हस्ताक्षर कर दिया तो 26 नवंबर 1949 को आप जानते हैं संविधान को अपनाया और संविधान को स्वयं को सौंपा गया। इसी उसमें लिखा है ना, संविधान की प्रस्तावना में हम आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान को अपनाया भी और सौंपा भी। अपनाया किस प्रकार से कि इसके जो कुछ अनुच्छेद थे 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाते हैं, और बाकी जो पूर्ण रूपेण संविधान लागू होता है आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और स्वयं को सौंपा गया। इस समय संविधान में जब 26 नवंबर 1949 को ऐसा किया गया तो इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि वर्तमान समय में जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा जब 26 नवंबर 1949 को संविधान जो स्वीकार किया गया उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रहती हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है या भारतीय संविधान का वास्तुकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के प्रारूप को सबके संविधान सभा के समक्ष रखा था, सभी कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपनी प्रभावशील दलीलों के लिए उन्हें जाना जाता था। इसलिए भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे यानी कानून मंत्री। तो इन्हें भारत के संविधान का जनक
या भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को हमने बताया कि कुछ अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। वो कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, यानी संविधान का प्रवर्तन कैसे होता है। संविधान का प्रवर्तन जो रहता है मतलब कैसे संविधान पूर्ण रूप में लागू होता है। तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को क्या रहता है, जब संविधान बन के तैयार हो जाता है, पारित हो जाता है, हम उसको अपना लेते हैं और स्वयं को क्या करते हैं, स्वयं को हम आत्मार्पित करते हैं, स्वयं को हम सौंपते हैं। तो उस समय से ही क्या रहता है, कुछ अनुच्छेद जो है लागू हो जाते हैं। बाकी जो पूर्ण रूपेण संविधान लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। तो कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं उस समय लागू हो गए थे, उस समय लागू हुआ था अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 5 से 9 तक 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93 ये स्वतः लागू हो गए थे। और ये क्यों ऐसा लागू करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये नागरिकता संबंधी चुनाव, तदर्थ संसद और अस्थायी व परिवर्तन नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अब भाई ये तो जरूरी है नागरिकता वाला, नहीं तो तब तक नागरिकता का विवाद बना रहता। चुनाव के लिए जरूरी था चुनाव वाला, तो कुछ को लागू कर लिया गया। और बाकी शेष अनुच्छेद जो हैं, बाकी शेष प्रावधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी को कौन सा रहता है, 26 जनवरी क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष। अब ये जो 26 जनवरी को लागू किया गया, तैयार हो गया था संविधान 26 नवंबर को, तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। क्या मनाया था, पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया था कांग्रेस ने पहली बार मनाया था। क्या रहता है कि जो है एक लाहौर का अधिवेशन होता है 1929 में, उसमें इसके संकल्प, इसमें 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें संकल्प पारित किया जाता है। उसी के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। इसी को याद में रखने के लिए 26 नवंबर से बढ़ाकर 26 जनवरी पर पूर्ण रूपेण संविधान को लागू किया था। लेकिन अगर हम संविधान दिवस की बात करें तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं संविधान की शुरुआत से ही, जैसे ही ये संविधान शुरू होता है वैसे ही संविधान की शुरुआत से ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिए जाते हैं। संविधान की शुरुआत से ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 समाप्त कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जब ये समाप्त कर दिया गया तो क्यों समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि अब हमारे पास खुद का संविधान हो गया था, तो हमें दूसरे के संविधान या के किसी नियम कानून की क्या जरूरत। अब हम चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और यहाँ पर रह गई है, वो है संविधान सभा के मसौदे के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, जब संविधान सभा के चुनाव चल रहे थे, तब 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है। इसमें कितने सदस्य रहते हैं, इसमें 8 सदस्य रहते हैं। कौन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संतानम। तो ये जो 8 लोग रहते हैं इस कमेटी के क्या हैं, सदस्य रहते हैं। बाद में कृष्ण कृपलानी को भी इसमें शामिल किया जाता है, और इसके लिए कौन प्रस्ताव देता है, सभापति इसके लिए प्रस्ताव देते हैं, तो कृष्ण कृपलानी को भी शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समिति की कितनी बैठकें हुई, 2 बैठकें होती हैं। कहाँ कहाँ पर, एक होती है, कहाँ कहाँ बैठकें होती हैं, एक होती है 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में। कहाँ पर होती है, समिति की जो 2 बैठकें होती हैं इस
विशेषज्ञ समिति की जो मसौदे के लिए बनाई गई थी, संविधान सभा के मसौदे के लिए जो विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, उसकी पहली बैठक कब होती है? 22 जुलाई 20 से 22 जुलाई 1946 नई दिल्ली में होती है, और दूसरी बैठक होती है 15 से 17 अगस्त 1946 बम्बई में। अब ये जो समिति है ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस की हम जो है इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय जो अमेरिका के एक संविधानविद रहते हैं ग्रैनविले ऑस्टिन, वो इस समिति के बारे में यह कहते हैं कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन की स्कीम तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र व प्रांतीय सरकारों की शक्ति आदि पर सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने स्वयं एक संकल्प पत्र भी निरूपित किया, जिसका उद्देश्य संकल्प पत्र क्या था? जो उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता था। तो जान सकते हैं आप कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी थी संविधान के निर्माण में। ये जो संविधान के मसौदे के लिए विशेषज्ञ समिति बनी थी इसकी। तो ये जो आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक यहीं पे पूरा होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग इस टॉपिक से संबंधित जो भी हमने 10 क्विज अपलोड किए हैं टेलीग्राम पर, आप जाकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको इससे जो संबंधी नोट्स चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले ये वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद एक बार आप जो है क्विज सॉल्व कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। फिर आप जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक से इसी टॉपिक को पढ़ के फिर आप घटना चक्र पढ़ लीजिएगा। तो आपका क्या रहेगा कि आपका वनडे और जो है सिविल सर्विसेज दोनों लेवल का आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। लेकिन यह है कि आपको यूपीएससी प्री वगैरह के लिए ये काम देगा। बाकी यूपी पीसीएस में तो ये मान लीजिए कि मेंस में सीधे इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने आपको जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताओं के बारे में बताइए या फिर इसके पक्ष विपक्ष बताइए, तो ये तो आप कर लेंगे, जो हमने आपको पढ़ाया है उससे बन जाएगा। आपको बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूपीएससी में थोड़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पहले कम से कम आप अच्छे से एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, तो आपको जो है जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप जो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं ये इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा हम आपको यूपी स्पेशल की क्लास भी करा रहे हैं। 2 क्लासें हो चुकी हैं, आप हम सभी को देखिएगा। तीसरी क्लास थोड़ी देर में हम आपको इसकी भी अपलोड करवा देंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपकी जान पहचान में, उनको एक बार इस चैनल को रिकमेंड जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। शेयर भी जितना ज़्यादा हो सके आप करते रहिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।